दोस्त ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको मजबूर कर देगी मेहनत करने के लिए, वो गोल अचीव करने के लिए जिसे आप पाना चाहते हैं, पर आप अभी उससे बहुत दूर हैं। दोस्त आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कहते हैं कि इंसान की तकदीर खुद के हाथों में होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे अमीर इंसानों के बारे में जिनकी जिंदगी में बचपन से स्ट्रगल रहा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके अंदर बचपन से ये पागलपन, ये जुनून था कि यार मुझे तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और इतना बड़ा करना है कि मुझे पूरी दुनिया जाने। दोस्त कहने को तो हर इंसान कह सकता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और दोस्त मैं 100% इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप भी इस बात को जरूर कहते होंगे। पर क्या आपके अंदर वो पागलपन, वो जिद है जिसके दम पर आप इस दुनिया को दिखा सको कि ये है मेरा लेवल? आज इन 5 लोगों की स्टोरी आपको मजबूर कर देगी अपने गोल के लिए दमदार मेहनत करने के लिए। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 12 अप्रैल 2011 की रात को चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तब उसने देखा कि ट्रेन से गिरने की वजह से उसकी एक टांग कट चुकी है। वो पूरी रात उस पटरी पर पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर उसने महसूस किया कि लोगों का नजरिया उसकी तरफ बदल चुका था। सब लोग उसे भाई समझकर सिंपत्ति की नजर से देख रहे थे, पर यह बात उस जिद्दी लड़की को बर्दाश्त नहीं थी। तभी उस लड़की ने यह तय कर लिया कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की नजर में सिंपत्ति नहीं बल्कि अपने लिए रेस्पेक्ट देख सकूं। फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूंगी जो लोग 2 पैर होने के बावजूद भी नहीं करते। इस लड़की ने डिसाइड किया था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, और इसने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जब इस बंदी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तब इसके घाव पूरे तरीके से भरे हुए नहीं थे। थोड़ी दूर चलने के बाद ही घाव से खून निकलने लगता था। इसके पास ऑप्शन था कि ये चोट का बहाना लेकर पीछे हट सकती थी, पर यह बंदी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब ये तैयार थी माउंट एवरेस्ट के लिए। लेकिन चढ़ाई के दिन ही इसकी नकली टांग देखकर शेरपा ने उसे ऊपर चढ़ने के लिए मना कर दी। पर इस लड़की की जिद और हौसला देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा और शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब ये बंदी एवरेस्ट पर पहुंचने ही वाली थी तब इसका ऑक्सीजन खत्म होने लगा। फिर भी ये बंदी पीछे नहीं हटी और अपने शेरपा से कहती है कि अब मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊं या मुर्दा, पर मैं एवरेस्ट पर पहुंचे बिना वापस नहीं जाऊंगी। कुछ ही देर बाद ये बंदी एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो सपना उसने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था, आज वो सपना पूरा हो चुका था। ये लड़की और कोई नहीं, अरुणिमा सिन्हा है, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अपाहिज वो लोग नहीं जिनकी टांग टूटी हुई है या कट गई है, बल्कि अपाहिज वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ करने का हौसला नहीं है। नंबर 2, ये कहानी एक ऐसे बंदे की जो बचपन से बीमार था, जिसके माँ बाप ने उसकी बीमारी की वजह से उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। एलिसन की माँ एक सिंगल मदर थी। उनके लिए 9 महीने के बीमार बच्चे को पालना बेहद मुश्किल हो रहा था। उनकी माँ ने उन्हें उनके अंकल आंटी को गोद दे दिया। उनकी आंटी जो एलिसन की अब माँ थी, वो उनको प्यार करती थी, बट उनके अंकल इसके अपोजिट थे, यानी वो उससे प्यार नहीं करते थे। पढ़ने लिखने के मामले में एलिसन का रिकॉर्ड काफी अच्छा था, लेकिन क्लास अटेंड करने के मामले में उतने ही ढीले थे। अपने ग्रेजुएशन के दिनों में एलिसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्रेजुएशन की डिग्री ज्वाइन की थी, लेकिन इसे भी इन्होंने 2 साल के बाद छोड़ दिया। बाद में एलिसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ज्वाइन कर लिया और यहीं से 1 साल की पढ़ाई पूरी की। यहीं से पहली बार एलिसन लेडी का कंप्यूटर डिजाइन से तारुफ हुआ। 22 साल की उम्र में साल 1966 में वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। 11 साल बाद 1977 में एलिसन ने 2 पार्टनर के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज नाम की एक कंपनी बनाई। इसे शुरू करने में एलिसन का $2000 खर्च हुआ। इसके 5 साल बाद 1982 में इस कंपनी का नाम ओरेकल सिस्टम्स कॉरपोरेशन कर दिया गया। आज की तारीख में एलिसन की सेल्स फोर्स, कॉमनेट स्वीट, क्वार्क बायोटेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और एस्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों में स्टेक है। 2011 में एलिसन को फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में दुनिया के 5 सबसे अमीर आदमी की श्रेणी में रखा गया था। आज भी एलिसन 3615 बिलियन की संपत्ति के साथ अमेरिका के तीसरे सबसे धनी आदमी हैं। दोस्त इसकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि शुरुआत में हमारी लाइफ चाहे कैसी भी रही हो, बट हमारे अंदर कुछ बड़ा करने का हौसला हमेशा रहना चाहिए। और दोस्त ये हौसला जब तक रहेगा आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करोगे जरूर। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की ताजा जारी सूची के मुताबिक जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी
अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की संपत्ति 90.6 अरब डॉलर हो गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की संपत्ति 9.1 अरब डॉलर से अधिक है। एक दौर ऐसा था जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस किताब बेचकर अपना वक्त गुजारा करते थे, लेकिन पिछले साल से जेफ हर दिन 426 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। जेफ आज भले ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें पैसों की तंगी थी। जब वे 4 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनके परिवार की माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। तलाक के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। जेफ का पालन पोषण नाना के यहाँ हुआ था। जेफ बेजोस को लोग अमेज़न के सीईओ के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जेफ अपनी पढ़ाई के दिनों में झाड़ू लगाया करते थे और झूठे बर्तन उठाया करते थे। मैकडोनाल्ड से लेकर वॉल स्ट्रीट तक जेफ ने हर जगह काम किया। इसी के दौरान उन्होंने अपने घर के गैरेज में अपनी लैब बनाई। 1994 में जेफ ने अमेज़न कंपनी का बिजनेस प्लान लिख दिया। एक छोटे से गैरेज में अमेज़न कंपनी खोलने वाले जेफ उस समय न्यूयॉर्क सिटी हेड फंड में काम कर रहे थे। अमेज़न के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। जेफ की मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जेफ की कंपनी के नाम आज कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। दोस्त, अगर किसी इंसान के अंदर पागलपन होता है ना अपने गोल के लिए, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकता। दोस्त, अगर अपना गोल पाने के लिए आपके अंदर पागलपन है, जुनून है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी एक सक्सेस इंसान होंगे। नंबर 4, इस बंदे की कहानी तो आपने सुनी होगी। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा जो इसे ना जानता होगा, सिर्फ इसके पागलपन की बदौलत। रोनाल्डो के वर्क एथिक्स की कहानियां तो कई प्लेयर्स, कोच, टीम मेंबर से सुनने को मिलती है। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करता है, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है कि मेसी जीनियस है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कदम आगे रहते हैं। 2003 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, देखो ये बहुत अच्छी और सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर के जैसा ही व्यवहार करूंगा। वह कहते हैं कि मैं जानता था रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। वह कहते हैं कि एक दिन मैंने शाम को अपने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। मुझे लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के पीछे प्रैक्टिस कर रहा है। जब रोनाल्डो के साथी प्लेयर प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के पीछे उबड़ खाबड़ पेड़ों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। वह उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और उबड़ खाबड़ मैदान में बॉल पीछे दौड़ते, जिससे वे निश्चित बाउंस में जबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें। वह कहते हैं रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वह मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इम्प्रूव करते रहे और 15 साल बाद रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क एथिक्स शुरू होता है हमारे माइंडसेट से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीव है, वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ है कि वह दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक हैं। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट और 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज भागने वाले एथलीट हैं। रोनाल्डो के पुराने कोच माउरी कहते हैं कि रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब क्रिस्टियानो रात 2 बजे वापस शहर लौटे, तो बाकी लोगों की तरह घर जाने के बजाय टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां 1 घंटे वर्कआउट करते हैं और क्रायोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक्स का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्कआउट करना नहीं है। जब भी जरूरत पड़े तब एकदम ज्यादा करने की जरूरत है। हम इसे रोनाल्डो की एलाइट मेंटालिटी कह सकते हैं। मोरी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। जुवेंटस के मिडफील्डर ब्लाइस मैटुरेरी कहते हैं, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके ही मैदान में कठिन गेम जीता है। पूरी टीम बहुत थकी थी, हम सब लोग छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं? तो वे कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है।
इस कोट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। उनके लिए अपने इतने हाई स्टैंड्स हैं कि उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें उस हद तक तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वे कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। दोस्त ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहा, इसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, पर इसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इसके अंदर वो पागलपन, वो जुनून था जो इसे आज इस मुकाम पर पहुंचा चुका है। नंबर 5, एलोन मस्क। एलोन मस्क आज एक घरेलू नाम है जो अपने नवीन विचारों और भविष्य के उद्यमों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कहानी नहीं जानते कि वह आज एक सफल उद्यमी कैसे बने। एलोन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में रुचि दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बेचा और 17 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी पहली कंपनी JIP2 शुरू कर दी थी, जो समाचार पत्रों के लिए व्यावसायिक निर्देशिका और मानचित्र प्रदान करती थी। 1999 में एलोन मस्क ने एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com की स्थापना की, जो बाद में पेपाल बन गई। केवल 4 वर्षों में पेपाल दुनिया की सबसे सफल ऑनलाइन भुगतान कंपनियों में से एक बन गई और 2002 में eBay ने $1.5 मिलियन में पेपाल का अधिग्रहण कर लिया। पेपाल की बिक्री के बाद एलोन मस्क ने अपना ध्यान अंतरिक्ष अन्वेषण की ओर लगाया।